हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 उसके पार्ट ए और बी की थ्योरी और एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो पार्ट सी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हो बेटा कि आज के लेक्चर के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को स्टडी करना है। 2022 के सिलेबस के हिसाब से जितना कुछ भी है वो मैं अभी इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। अगली ईयर अगर कोई भी अपडेशन होगी देन आई विल अपडेट इट बाय मेकिंग अ न्यू वीडियो ऑन इट। ओके, अब देखिए, तो सबसे पहले बेटा मान लीजिए कि आपके पास दो साउंड हैं और उन दो साउंड के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन से साउंड कौन से इंस्ट्रूमेंट से आया है, या कौन से साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या कौन सी साउंड आपकी लाउड है एज कंपेयर टू अनदर वन। हमारे पास तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला हो गया लाउडनेस, दूसरा पिच और तीसरा आपकी क्वालिटी, जिसको टिम्बर या कई लोग टिम्बरे भी बोलते हैं। अब बात सिर्फ ये है कि हमने हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ इनके बारे में और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसी की स्टडी करनी है। तो एक एक करके जल्दी से हम इसको फिनिश करते हैं। सबसे पहले देखो, मेरे पास आता है बेटा लाउडनेस। अगर मान लो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और उसका, जैसे मान लो गिटार है मेरे पास, और उस गिटार की एक स्ट्रिंग को मैंने पकड़ लिया, एक तो मैंने हल्के से प्लग किया और एक बार मैंने जोर से मार के उसको प्लग किया। आप देखना बेटा कि आवाज की लाउडनेस पे इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे कि मैं ही हूं, अगर मैं बोल रहा हूं हेलो, एक होता है हेलो, इन दोनों में फर्क है। एक में क्या हुआ कि कम एनर्जी मैंने निकाली अपनी आवाज में, और एक में मैंने ज्यादा एनर्जी निकाली अपनी आवाज में। तो कोई भी पर्टिकुलर साउंड कौन सा लाउड होगा, कौन सा फेंट होगा, वो उस साउंड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। बाकी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन कहता है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय वर्च्यू ऑफ विच a loud sound can be distinguished from a faint one, both having the same pitch and quality। अब पिच और क्वालिटी का मतलब क्या है, मैं आपको अभी के लिए थोड़ा बहुत यह समझा सकता हूं कि पिच का मतलब है कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, और क्वालिटी में बता सकता हूं कि दोनों आवाज सेम ही इंस्ट्रूमेंट से निकाली गई है। बाकी थोड़ा डिटेल में आगे जाके बताता हूं। तो अब यहां पे देखिए, मेरे पास दो साउंड्स हैं, एक ऊपर वाला देख सकते हो, एक नीचे वाला देख सकते हो आप। अगर आप ऊपर वाले की बात करते हो तो देख सकते हो बेटा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल है। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जैसे पार्टिकल यहां पे है ना, तो मैक्सिमम ऊपर की तरफ कितना डिस्प्लेस करेगा उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और उस वाले में देख सकते हो कि हाइट इसकी कम है, और इस वाले में देख सकते हो कि हाइट इसकी ज्यादा है। तो जहां पर सेंटर वाले पॉइंट का हाइट ज्यादा होता है बेटा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। अच्छा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एम्पलीट्यूड पता करने के लिए क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट के सामने जो डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस दिख रही है यहां पर वैल्यू क्या है। जो भी यहां पर वैल्यू होती है वो मेरी एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है। तो आप देख सकते हो बेटा इन दोनों के अंदर एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एक का एम्पलीट्यूड कम है। तो ऊपर वाला हो गया सॉफ्ट नोट, नीचे वाला हो गया आपका लाउड नोट। तो कोई भी साउंड, जब हम किसी दो साउंड में कंपैरिजन करते हैं लाउडनेस के बेसिस पे, तो हम सिर्फ ये देखते हैं यार कि किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है किसका कम। जिसका ज्यादा वो लाउड है और जिसका कम वो सॉफ्ट है। तो सिंपल बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तभी हम कहते हैं कि जो लाउडनेस है साउंड की वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पर। देखिए, हमने ये तो बता दिया कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पर डिपेंड करती है, बट कैसे डिपेंड करती है थोड़ा हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। एम्पलीट्यूड के अलावा लाउडनेस चार और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलो एक काम करते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं फिर बाकी भी देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड, तो सबसे पहले मेरे पास आता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, एग्जांपल से समझाऊंगा, आई होप आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए बेटा कि मेरे पास यहां पर एक वेव है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, मेरी एक वेव हो गई। इस वेव का यहां से यहां तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये क्या है मेरा यहां पर एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। ये क्या है बेटा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है।
तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये वाला जो वैल्यू है, मतलब इस वाले पॉइंट का इस एक्सिस पे क्या वैल्यू, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2। मैं एक और वेव बना देता हूं। अब इस केस में जब मैंने चेक किया कि यार इस वाले पॉइंट की क्या वैल्यू है इस एक्सिस पे, तो मैंने देखा 4 है। तो मुझे ना ये ए वेव और बी वेव के लाउडनेस का रेशो फाइंड करना है। तो बात सिर्फ इतनी है कि बेटा लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो मतलब ये कि ए बाय बी विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। इन दैट केस दैट बिकम 2 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर। तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा लाउडनेस को आपस में कंपेयर किया जाता है। यह है कंपैरिजन किसी भी दो वेव के लाउडनेस की। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल है बेटा कि अगर आप बात कर रहे हो कि मैं एम्पलीट्यूड को डबल कर देता हूं, तो लाउडनेस जो है वो डबल का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप कहते हो मैंने लाउडनेस को 3 गुना, एम्पलीट्यूड को 3 गुना कर दिया, तो लाउडनेस आपका 9 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने अपने एम्पलीट्यूड को हाफ कर दिया तो लाउडनेस 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये मतलब है मेरे पहले स्टेटमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। देखो सिंपल सी बात बताऊंगा, आई होप समझ में आएगी। देखिए आप भी अच्छी तरह जानते हो कि मान लो ये मेरा यहां पर सपोज कर लेते बेटा, ये मेरा है स्पीकर, यहां से साउंड आपकी निकल रही है। एक पर्सन मान लो यहां खड़ा है, ठीक है, और एक पर्सन जो है मान लेते हैं यहां खड़ा है। आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जितनी दूर, ये क्या है, दिस इज सोर्स जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा उतना धीरे से साउंड आपको ऑब्जर्वर को सुनाई देता है। ऑब्वियस है ना, जितना दूर बंदा होगा उतना कम और धीरे उसको सुनाई देता है। तो लाउडनेस डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, कहता है लाउडनेस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होती है। मतलब ये कि अगर डिस्टेंस में पहले x है, उसके बाद मैंने डबल कर दिया डिस्टेंस, तो लाउडनेस जो है वो आपका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर इस केस में लाउडनेस l है तो ये 1l/4 हो जाएगा, क्योंकि डबल का स्क्वायर 4 हो गया और रेसिप्रोकल है इसलिए 1/4 हो जाएगा आपका। समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा लाउडनेस उतनी कम होगी। अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर देता हूं तो लाउडनेस 1/4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली पे ये डिपेंड करता है। तो अगर डिस्टेंस हो गया 3 टाइम्स, तो अगर मान लीजिए 3 टाइम्स हो गया तो 3d का स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा l इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/9d स्क्वायर। तो मतलब इनिशियल का मान लो ये फाइनल वाला है, ये इनिशियल है, तो फाइनल वाला इनिशियल का 1/9 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से बेटा आपने इसको देखना होता, कंपैरिजन करना तो रेशियो निकाल के निकाल लीजिए आंसर। ठीक है, फिर मेरे पास बेटा नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा जितना बड़ा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा अमाउंट में वो एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। क्या मतलब है जी इसका? देखिए एक बात बताइए, आप भी समझदार हो। मेरे पास मान लीजिए ड्रम है, ये क्या है, मेरा ड्रम है, ठीक है, और ये है इसका मेम्ब्रेन, ये ऊपर वाला क्या है, इसका मेम्ब्रेन है। और एक ड्रम मैंने ले लिया है बड़ा वाला, ठीक है। आप देख ही सकते हो बेटा, ऑफ कोर्स इसका सरफेस एरिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब जब मैं इसको वाइब्रेट करूंगा तो ये वाला मेम्ब्रेन सिर्फ कितना वाइब्रेट करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो इसमें से वेव्स आपकी बाहर आएंगी। जब आप इतने बड़े मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराओगे तो ऑब्वियस है ना, ये ज्यादा ऊपर नीचे जाएगा, और ज्यादा ऊपर नीचे जाएगा तो मतलब ज्यादा बड़ी बड़ी वेव्स, हाई एम्पलीट्यूड वाली वेव्स को वो प्रोड्यूस करेगा। तो यार देखो सीधी सी बात है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब उतना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा और उतनी ज्यादा उसकी लाउडनेस होगी। सिंपल सी बात, ठीक है। इसीलिए जब हम बात करते हैं बेटा स्कूल बेल्स की, टेंपल के जो हम रिंग नहीं बजाते, वहां पे टेंपल में जो घंटी होती है वो बजाते हैं, इन सबके साइज इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? इनके साइज इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि जब हम उसमें गोंग बजाते हैं तो ज्यादा अमाउंट ऑफ साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये डेंसिटी ऑफ ए मीडियम पे डिपेंड करता है। बिल्कुल करता है जी।
देखो लिखा हुआ है जितना ज्यादा डेंसिटी होगा मीडियम के अंदर उतना लाउड साउंड जो है वो आपको सुनाई देता है, क्योंकि उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो पाती है उस मीडियम के थ्रू। मैं आप बोल रहे हो कि मैं बार बार एनर्जी 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 क्यों बोल रहा हूँ? देखो बेटा सिंपल सी बात बताऊं, जिस साउंड की एनर्जी ज्यादा होती है ना, एक्चुअली एम्पलीट्यूड उसी का ही ज्यादा होता है, और जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उसी की लाउडनेस ज्यादा होती है। इस चक्कर में ये सारी बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना बेटा, सिलेबस में जितनी बातें बताई होती है मुझे उतना ही बताना होता है। ज्यादा अगर बात करूंगा तो इस वीडियो जो मैं बनाता हूं इनका पर्पस डिफीट हो जाता है, क्योंकि मैं बात करता हूं कि ज्यादा नहीं बात करेंगे, जो बात आती है जो इंपॉर्टेंट बातें वो डिस्कस करेंगे। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि किसी आर्टिकल को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा और बेसिक बताना पड़ता है, वहीं पे मैं थोड़ा टाइम लेता हूं। अदरवाइज जो दिया है मैं वही समझा रहा हूं इस टाइम आपको। आगे देखते हैं। और बेटा लास्ट मेरे पास आता है कि प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी। अब प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी का मतलब क्या है? देखिए, आप जानते हो बेटा ये गिटार को, गिटार देखा हुआ है आपने। इस गिटार के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये होलो चैम्बर बना होता है ना। इस होल के अंदर अगर आप, अच्छा देखो एक काम करते हैं, होल के अंदर जाते हैं फिर देखते हैं हमें कैसा दिखता है। जब हम होल के अंदर इसको देखेंगे ना बेटा, तो इस तरह से खाली चैम्बर आपको पूरा दिखाई देगा, ये सारा खाली चैम्बर है। तो इसमें है क्या? सिर्फ हवा, और कुछ भी नहीं है। क्या है? सिर्फ हवा। जैसे हम जो ऊपर वाली स्ट्रिंग को स्ट्राइक करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। जैसे वो वाइब्रेट करेगा, इसके अंदर जितने भी हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे। इसका डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि जब आपके अंदर की हवा के जो मॉलिक्यूल्स है जब वो वाइब्रेट करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और ऊपर जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, जिससे रेजोनेंस क्रिएट होता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी रेजोनेंस क्रिएट होता है, हमेशा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया तो मतलब लाउडनेस भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे तो डिपेंड करता है। तो सारी बातें इस बात पे आके टिक जाती हैं कि यार मुझे अगर लाउडनेस बढ़ानी है तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाओ। एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का तरीका बता दिया, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है वो बता दिया, और इस तरीके से हमारा जो लाउडनेस वाला पार्ट है यहीं पे खत्म हो जाता है। चलिए अब आपको लेके चलता हूं अपने पिच की तरफ। तो पिच क्या है? पिच एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो डिस्टिंग्विश करता है एक्यूट मतलब स्ट्रिल नोट को फ्रॉम द फेंट वन या ग्रेव नोट से। आपने देखोगे कईयों की आवाज बहुत तिखी होती है और कई जो है बड़े फ्लैट आवाज से बात करते हैं ना, मतलब तो मतलब ये कि उनके जो पिच है उसमें डिफरेंस होता है। अब मन में आ रहा होगा सर कि जिस तरह वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता था, तो ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये एक्चुअली डिपेंड करता है बेटा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करो, 100% समझ में आएगी, कोई बड़ी बात है ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात आप ये देखो, यहां पर ये टाइम है ना, और सेम टाइम का रेंज मैंने दोनों के लिए लिया हुआ है। ये एक वेव है, ये एक वेव है। मान लेते ये है मान लो 2 सेकंड, तो मैंने 2 सेकंड के बाद यहां पर भी अपनी ऑब्जर्वेशन रखी है। ये क्या देख रहे हो कि 2 सेकंड में एक ही वेव बन रहा है, और यहां देख सकते हो कि 2 सेकंड में दो वेव्स बन रही हैं। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसका डबल होने की वजह से 2f हो जाएगा। देखिए जिसकी जितनी नंबर ऑफ वेव्स होती है उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी होती है। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। और वेव कैसे बनती है? पूरी एक वेव, ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं एक वेव, जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है। तो जितना टाइम लगता है एक वेव बनने में, उसको मतलब नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस होती है 1 सेकंड के अंदर, बेसिकली उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे 2s देख रहे हो बेसिकली तो ये तो इसका टाइम पीरियड है। अगर फ्रीक्वेंसीज की फाइंड करनी ही है तो आपने 1/टाइम पीरियड करना है, जैसे कि 1/2 किया तो 0.5 हर्ट्ज आपका बेटा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि दो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसी 2 सेकंड के अंदर, तो ऑब्वियस है इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? वेरी गुड। तो ये है आपके पिच का फैक्टर, मतलब किसकी पिच ज्यादा होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इसलिए इन पिक्चर में देखो साफ से देखोगे ऊपर ग्रेव साउंड लिखा हुआ है, बिकॉज एक ही फ्रीक्वेंसी है, ये डबल है इसलिए ये श्रिल साउंड है। तो श्रिलनेस, पिच, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट रही है। इसलिए कहा जाता है कि पिच ऑफ ए नोट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। Two notes sounded on the same instrument with the same amplitude will differ in pitch when their vibration are of different frequency। अरे बिल्कुल सही बात है। मैं एग्जांपल पे बताऊं आपको, ये देखिए, एक एग्जांपल समझिए गिटार का।
इस गिटार में आप देख सकते हो कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको साउंड मतलब सॉरी साइड कर देता हूं। इससे क्या होगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। देखिए व्हाट आई एम सेइंग कि यहां पर क्या है बेटा कि ये बहुत पतली तार है, और जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो कि तार जो है ना उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। हर तार के जो टेंशन है वो अलग अलग होती है, और आपको पता है गिटार के ऊपर एक नॉब होता है जिसको टाइट या लूज करके हम टेंशन को कम या ज्यादा करते हैं। किसी भी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उस स्ट्रिंग के लेंथ पे, उसके टेंशन पे, उसके मास पर यूनिट लेंथ पर, बेसिकली उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और सबसे बड़ी बात उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है। डियर, जितनी पतली तार होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। गिटार एक ही है, स्ट्रिंग की थिकनेस अलग अलग है, इसलिए हर स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है, इसलिए हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देती है इस गिटार के थ्रू। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, ये पिच का मतलब होता है एक, मतलब पिच क्या है, पिच एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें यह बताता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और इसी की वजह से कई आवाज बड़ी श्रिल होती है, बहुत ग्रेव होती है। श्रिल उसकी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और ग्रेव या फ्लैट उसकी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। पहले एग्जाम्पल में बताया आपको कि हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं उनकी थिकनेस अलग अलग होती है, और हर थिकनेस के हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा केस जो यहां पे बताया जा रहा है वो क्या है, दूसरा केस है बेटा आपके फ्लूट का। आप इस फ्लूट को अच्छी तरह जानते हो, आप अच्छी तरह जानते हो कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब कोई इसके अंदर बेटा हवा को ब्लो करता है ना, तो हवा इसके थ्रू होकर एक्चुअली में इस होल से बाहर निकलती है। जितना लेंथ ये अंदर होगा ना बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी इसी लेंथ ऑफ एयर कॉलम पे डिपेंड होता है। मतलब क्या बताता हूं आपको, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इसकी हवा की जो एयर कॉलम है ना, जो हवा इसके अंदर बंद है, उसकी लेंथ को मैं बढ़ाना चाहता हूं। मतलब इंस्टेंट में यहां से निकालूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा यहां से निकले, तो मैं क्या करूंगा, इस होल को अपनी उंगलियों से बंद कर दूंगा। जैसे बंद कर दूंगा तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम इनसाइड द फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। जब मैं इसको बंद कर दूंगा तो लेंथ और फर्दर बढ़ जाएगी, और हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। मतलब ये कि जितना ज्यादा लेंथ एयर कॉलम का बढ़ता जाएगा उतना कम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड आपको सुनाई देता है। इसलिए तो जब कोई फ्लूइड बजाते हैं तो लगातार वो होल्स को बंद या ओपन करते हैं, उससे लेंथ ऑफ एयर कॉलम को लगातार चेंज करते रहते हैं, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो जितना कम लेंथ होगा ना, उस साउंड की पिच उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जितना कम लेंथ होगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली पिच ज्यादा होगी। तो अगर आप मुझे बोलोगे इन होल्स में से अगर पहले होल से निकलता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कि कम होगी, मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ एयर कॉलम बेटा यहां पे क्या है आपका, कम है। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम कम होने का मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना, पिच ज्यादा होना। अगर मैं सारे होल्स को बंद कर दूं और लास्ट वाले से निकालूं तो सबसे ज्यादा लेंथ ये कवर करेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी लास्ट वाले की। तो थोड़ा सा ग्रेव ग्रेव नहीं, फ्लैट सी आवाज आपकी यहां से आएगी। आई होप ये सेकंड भी आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो हमारे घर के अंदर बने, हमने कितनी बार देखा हुआ है, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए यार, अगर आपने ये खुद करना एक्सपेरिमेंट तो घर में आराम से कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपने एक बकेट लेना है, और ऊपर आपने क्या कर देना है, एक आपने एक टैप ले लेना बेटा। ठीक है, ये आपका टैप हो गया। अब टैप को ऑन कर देंगे, पानी धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पानी बेटा ऊपर तक, ऊपर का लेवल उसका बढ़ता जाता है ना, पानी का लेवल, वैसे वैसे ना इसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। और जब ये पूरी तरह भर जाता है ना तो आवाज एकदम से पतली सी आपको, मतलब तीखी सी आवाज सुनाई देती है आपको। अब ऐसा क्यों होता है, वही लेंथ ऑफ एयर कॉलम की वजह से। देखो इनिशियली जब पानी यहां तक था सपोज, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एयर कॉलम बहुत ज्यादा था, इसलिए फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा सुनाई नहीं देती। पर जैसे जैसे पानी भरता रहता है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो है बकेट की, वो कम होती रहती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। एंड तक आते आते लेंथ इतनी कम हो जाती है कि फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें आराम से पता लग जाता है कि मेरा बकेट जो है वो भर चुका है। ये है मतलब, और यही होता है यहाँ पर। ठीक है, और आई होप ये वाला जो मैंने एग्जांपल है वो आपको समझ में आ गया होगा।
आगे चलते हैं डी पार्ट में। और ये तो हमें पता ही बेटा कि जो वुमेन होती है उनके वोकल कोर्ड्स का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि उनकी आवाज वैसे ही श्रिल होती है बेटा एज कंपेयर टू अस, ठीक है ना। हमारी आवाज थोड़ी भारी भी होती है, ठीक है, पतली सी आवाज नहीं तो थोड़ी भारी आवाज होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आवाज की फ्रिक्वेंसी कम होती है, गर्ल्स की या वुमेन्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज श्रिल है, हमारी श्रिल कम होती है, ठीक है। उनका पिच ज्यादा है, हमारा पिच कम होता है, ठीक है जी। तो ये जो हमने अभी सब कुछ पढ़ा ये पिच के बारे में था, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा आपका। ये एग्जांपल्स के बारे में बता दिया। आखिर आ जाता है बेटा हमारे पास जल्दी से वेवफॉर्म नहीं सॉरी क्वालिटी या टिम्ब्रे, जो एक्चुअली वेवफॉर्म पे डिपेंड करता है। अब ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। मान लो एक ही सॉन्ग मैं दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से चलाता हूं। एक मान लीजिए सॉन्ग मैंने चला दिया मतलब इसको इंस्ट्रूमेंट मैंने किया मतलब गिटार से, और वही सेम जो साउंड है मैंने प्रोड्यूस कर लिया सितार से या वायलिन से, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई ये जो साउंड है वो गिटार की है, वायलिन की है कि सितार से आई है। क्यों? क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट का वेव फॉर्म डिफरेंट होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय वेव फॉर्म, और ये बनता कैसे है? मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं इस चक्कर में आऊंगा मैं। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि आप अच्छी तरह जानते हो कि यार मेरे पास मान लो कोई गिटार है, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, ये हो गया आपका, ये हो गया बच्चे आपका यहाँ पे गिटार, ठीक है। ये आपका गिटार हो गया, ये आपका होल हो गया, और ये आपके इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स आ गए। अब हर स्ट्रिंग की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने बताया आपको, क्योंकि कोई पतली पे कोई पतला सा स्ट्रिंग है, कोई थोड़ा थिक स्ट्रिंग है आपका। तो जब इन सभी स्ट्रिंग को देखो, हर एक स्ट्रिंग की अपनी की वेव होती है, राइट। जैसे मान लो सबसे पतले वाले की जो है वो ये वाली वेव है, उसके जो नेक्स्ट वाली की है उसकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो हो सकती है ये वाली वेव हो, उसके नेक्स्ट वाली की हो सकता है ये वाली वेव हो। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि हर एक स्ट्रिंग से निकलने वाली वेव एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती है, उसको कहते हैं सुपरपोजिशन। तो सब जब एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती है ना, उस ओवरलैप की वजह से एज ए रिजल्टेंट जो मुझे वेव दिखाई देती है वो कुछ ऐसा सा आपको दिखाई देने लग जाता है, अलग सी कोई टाइप की जो वेव है ना वो हमें दिखाई देती है। तो हमें लगता है पता नहीं क्या है, एक्चुअली में ये कई सारी वेव्स को आपस में मिलाकर बनी हुई वेव होती है, और हर इंस्ट्रूमेंट का ये जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट होता है। जैसे वायलिन का अलग वेव फॉर्म होगा, सितार का अलग होता है, गिटार का अलग होता है। इसी वजह से अगर सेम साउंड मैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से बजाऊं तो मैं आंख बंद करके भी बता सकता हूं कि ये कौन सा साउंड किस इंस्ट्रूमेंट से निकला है, और इसी कैरेक्टरिस्टिक को क्वालिटी या टिम्बर या टिम्ब्रे कहा गया है। समझ में आया? तो मोटी मोटी बात क्या है, मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी है कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। और वेव फॉर्म कैसे बनती है, जब एक ही इंस्ट्रूमेंट की कई सारे स्ट्रैंड्स जब स्टक होते हैं, उसमें से निकलने वाली सारी वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती है, उससे एक लौती वेव बन जाती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होने की वजह से, वही उसका वेव फॉर्म होता है। क्लियर? गुड। अच्छा, अब बात जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि द क्वालिटी ऑफ द म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन द वेवफॉर्म। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो फाइनली हमने तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, उनके फैक्टर्स पढ़ लिए। एक बार हमको रिकैपिटुलेट कर लेते हैं इस टेबल के हेल्प से। देखिए बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, नीचे उनके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक में लाउडनेस हमने पढ़ना था, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, पूछे कैसे डिपेंड करता है तो उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। दूसरा पिच, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है टिम्ब्रे और क्वालिटी, और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये वेवफॉर्म पे डिपेंड करता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में स्टडी किया। हमने ये जाना कि तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, इनके एग्जांपल्स हमने स्टडी करी, और 2022 के हिसाब से जितना कराना चाहिए वो मैंने करा दिया है। नेक्स्ट ईयर अगर कोई चेंजेस आएंगे तो ऑफकोर्स मैं इसमें अपडेशन कर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।